है एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी यूपी टीजीटी की तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोग ने 3 और 4 जून को आपके यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की डेट घोषित की है और उम्मीद है कि इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी क्योंकि हम सब देखते आ रहे हैं कि 4 से 5 बार जो है वो पोस्टपोन हो चुका है एग्ज़ाम, लेकिन इस बार उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस बार उम्मीद है कि एग्ज़ाम आपका होगा, हम आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपके लिए को यूपी टीजीटी का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार टीजीटी में 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिटरेरी टर्म्स से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो लगा कि सबसे अच्छा जो क्लास हो सकता है शुरुआत के लिए वो लिटरेरी टर्म्स से ही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स, ये आपकी हेडिंग हो गई। आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में भी काम आ जाएगा। डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, इनके लिए भी यूज़फुल रहेगा, इसी हमारी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलेक्जेंड्रीन की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एलेक्जेंड्रीन है वो एक स्टेंजा की एक लाइन होती है, और वो स्टेंजा कौन सा है? स्पेंसेरियन स्टेंजा, जिसमें 9 लाइन्स होती हैं। और इसकी ये जो नवी लाइन होती है ये एलेक्जेंड्रीन होती है, जिसमें क्या होता है देख लीजिए। इट इज़ अ लाइन ऑफ वर्स, ये एक वर्स की लाइन होती है। दैट हैज 6 आइम्बिक फीट, जिसमें 6 आइम्बिक फीट होते हैं और 12 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? एलेक्जेंड्रीन होती है। एलेग्री क्या होती है? एलेग्री, इट इज़ अ नरेटिव पोएम और प्रोज विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग बीनीथ द इमीडिएट सरफेस अकाउंट। पहले इतना समझ लीजिए कि जो आपकी एलेगरी है ये एक नरेटिव पोएम भी हो सकती है और कुछ प्रोज का भी वर्क हो सकता है। ख़ास चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए कि कैरीज अ सेकेंड मीनिंग। जो कुछ आपको उसमें ऊपर लिखा दिख रहा है ना, उसकी एक सेकेंड मीनिंग भी उसके साथ चलती है, जो कि छिपी हुई होती है। उसको हमें समझना होता है, जिसकी तरफ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कहानी के साथ साथ हम बढ़ते जाते हैं और उसको समझते जाते हैं। ठीक है, और ये क्या हो सकता है? एन एक्सटेंडेड नरेटिव हो सकता है ये, विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग। ये बात वही है, नरेटिव या एक्सटेंडेड। ठीक है, अलॉन्ग विथ इट्स सरफेस स्टोरी, अपनी सरफेस स्टोरी के साथ साथ ये सेकेंड मीनिंग भी लेकर के चलता है। इसको आप एक्सटेंडेड नरेटिव के नाम से भी पुकार सकते हैं कि एलेगरी नरेटिव पोयम प्रोज भी हो सकती है और एक एक्सटेंडेड नरेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देख लीजिए। बनियन का वर्क है ये, पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस। ये हो सकता है स्पेंसर का फेयरी क्वीन। ये बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं आपके किसके? एलेगरी के, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एल्यूजन, एल्यूजन क्या है? एल्यूजन को समझने से पहले एक वर्ड आप और देख लीजिए, इल्यूजन होता है एक वर्ड। क्या होता है भाई? इल्यूजन। उससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, एल्यूजन और इल्यूजन अलग अलग है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ठीक, आप देख कुछ रहे हो और आपको भ्रम कुछ और हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ दूरी पर पानी सा है, छोटा सा कोई तालाब है, या बहुत तेज़ गर्मी हो। आप यूपी के मौसम से वाकिफ़ हैं, तो जब आप बहुत तेज़ गर्मी में भी किसी पक्की सड़क में चलते हैं ना, तो लगता है कुछ दूरी पे कुछ पानी सा तैर रहा है। ये इल्यूजन है। ठीक है, और एल्यूजन क्या होता है? ये एक रेफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं अपन। एल्यूजन, इट इज़ अ रेफरेंस, ये एक रेफरेंस है टू ए फेमिलियर थिंग और पर्सन और इवेंट। किसी फेमिलियर, जानी पहचानी या परिचित चीज़ का रेफरेंस हो सकता है, के लिए रेफरेंस हो सकता है, पर्सन के लिए या इवेंट के लिए। वही चीज़ जो ऑफन मिथिकल मिथिकल होती है प्राय, रिजल्टिंग यूजुअली इन प्रोविजन ऑफ फर्दर मीनिंग इन कंप्रेस्ड फॉर्म। और इससे क्या होता है कि हमारे सामने फिर एक नई मीनिंग आगे चल करके निकल करके आती है, वो भी कैसे? कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको इतना ही ध्यान रखना है। एल्यूजन इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस, या एल्यूजन इज अ रेफरेंस। आपके देखिए टीजीटी में आपसे थ्योरी तो पूछी नहीं जाएगी। थ्योरी में एक आध लाइन दे दी जाती है और 4 आपको लिटरेरी टर्म दी जाएंगे। उसमें कहा जाएगा कि ये लाइन से कौन सा लिटरेरी टर्म आप समझते हैं कि इसका मतलब है ये, तो आपको वो लिख देना होता है। तो अगर एल्यूजन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें रेफरेंस ही लिखा मिलेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। एनाक्नोरेसिस, इट इज़ एन एरर इन chronology or something located at
अ टाइम व्हेन इट कुड नॉट एग्जिस्टेड और ऑकर्ड। करें कि ये एनाक्रोनिज्म जो है ना वो क्या है, इट इज़ एन एरर, ये एक एरर है इन क्रोनोलॉजी, ये तो क्रोनोलॉजी में ये एरर हो सकता है, और समथिंग लोकेटेड या किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ का कहीं पे लोकेशन हो सकता है या उस चीज़ की मौजूदगी हो सकती है किसी जगह पर जहाँ पर ना तो वो एग्जिस्ट करती हो ना तो हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि शायद जूलियस सीजर में कैशियस से ही कोई पूछता है या कैशियस किसी से पूछता है कि क्या टाइम हुआ है, तो टाइम का मतलब क्या है कि घड़ी, और घड़ी क्या बीसी में घड़ी थी दुनिया में? नहीं थी। तो ये क्या है आपका एनाक्रोनिज्म, कोई चीज़ ना हो और वो दिखाई दी जाए। एक अपने यहाँ मूवी बनी थी, बड़ी अच्छी सी है, बड़ा अच्छा नाम है उसका, उसमें परेश रावल हैं आपके, गुलशन ग्रोवर वगैरह हैं, जिसमें कार जो है वो एक दीवार को फांद के दूसरी दुनिया पहुंच जाती है। आपको नाम ध्यान आए तो बताइएगा। उसमें भी उनके लिए ये जो चीज़ थी या ना, कि एक कई सौ साल पुरानी दुनिया में कार का पहुंच जाना, तो उनको लगता है कि ये क्या है, कैमरा का पहुंच जाना, मोबाइल का पहुंच जाना, ये सब उसमें दिखाया है। तो आप इससे एनाक्रोनिज्म को ध्यान रख सकते हैं कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा समय जहाँ किसी चीज़ का होना, उसका एग्जिस्ट करना नामुमकिन है, लेकिन उसको वहाँ दिखाया जाए लिटरेचर में, वो किसी वर्क में, तो वो एनाक्रोनिज्म कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनाकोलिथॉन, इट इज अ ब्रोकन सेंटेंस, ये भाई ब्रोकन सेंटेंस होता है विच लैक्स अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस, जिसमें ग्रामेटिकल सीक्वेंस की कमी होती है। एन एब्रप्ट चेंज, और ये क्या हो सकता है, एन एब्रप्ट चेंज हो सकता है विथ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के साथ, विथ इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर ही, फ्रॉम वन रुकिएगा, ये है आपका, अब दिखाई दिया ठीक से, विथ इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के अंदर, फ्रॉम वन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर और द अनदर, यानी किसी सेंटेंस में आपको सिंटैक्स जो दिखेगा ना उसमें कुछ ना कुछ झोल झाल होगा, कुछ ना कुछ कमी होगी। जैसे कहीं पे लिख दिया जाए आई टू द स्कूल गो, यहाँ पे क्या है, जो क्रम है ना वो बिगड़ा हुआ दिख रहा है। या कहीं पे लिख दिया जाए आई गोज टू स्कूल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से गलत है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर में आपको सिंटैक्टिक यानी सिंटैक्स की भी गलती मिल सकती है, और सीक्वेंस जो होता है ग्रामेटिकल वो भी आपको गलत मिल सकता है। इसी को आप एनाकोलिथन कहेंगे। ठीक है, कॉलिथॉन कह सकते हैं, एनाकोलिथॉन। चलिए आगे देखते हैं। एनाडिप्लोसिस क्या है, इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स और ऑफ अ सेंटेंस और लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। करेंगे जब कोई एक फाइनल वर्ड किसी लाइन का वो दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में आता है, तो वहाँ पर आपका एनाडिप्लोसिस होता है। कोई एक शब्द है खत्म हुई जिससे लाइन, वही जिस शब्द जो शब्द है जिससे लाइन खत्म हुई है वो अगली लाइन की शुरुआत में आ जाए, ये आपका क्या कहलाएगा, एनाडिप्लोसिस। ठीक है भाई, कुछ आपको नए भी मिलेंगे इसमें, कुछ आपके पुराने भी टर्म होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ नए होंगे, तो जो नए हों उनको नोट करते चलिए, उनको हिंदी में अपने हिसाब से लिख लीजिए कि ये क्या होता है। अगर कोई कीवर्ड आपको मिल जाए, जैसे आपका अभी एल्यूजन में रेफरेंस मिला था, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एनाग्राम क्या होता है भाई, ये देख लीजिए एनाग्राम। It is a word or phrase which is spelled by rearranging letters of another word or phrase। करेंगे it is a word, ये एक ऐसा शब्द होता है या फ्रेज होता है which is spelled, जिसकी स्पेलिंग बनती है by rearranging the letters of another word or phrase, किसी दूसरे शब्द या फ्रेज के अक्षरों को रीअरेंज करके। ठीक है, ये क्या होगा, एनाग्राम कहलाएगा आपका। चलिए एनोलॉजी देख लेते हैं। It is an inference that if things agree in some respects, they probably agree in others। करें कि एनालॉजी जो है ना वो एक ऐसा इन्फ्रेंस है जहाँ पर अगर थिंग्स एग्री इन सम रेस्पेक्ट, कुछ चीज़ें जो हैं किसी रेस्पेक्ट में एक दूसरे से क्या करती हैं, एग्री कर जाती हैं, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि प्रोबेबली वो दूसरी चीज़ों के साथ भी क्या करेंगी, एग्री कर जाएंगी। इस पूरी प्रोसेस को एनालॉजी कहा जाता है, एक दूसरे से क्या करना, एग्री कर जाना, क्या कहलाएगा, एनालॉजी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एनापेस्ट देखिए क्या होता है, एनापेस्ट इट इज अ मेट्रिकल यूनिट विथ अनस्ट्रेस्ड
अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। पहले 3 देखिए सिलेबल इसमें दिख रहे हैं आपको। पहला सिलेबल कैसा होगा? अनस्ट्रेस्ड। फिर अगला कैसा होगा? अनस्ट्रेस्ड होगा। और जो तीसरा होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेस होगा। तो जब 2 अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस सिलेबल आपस में मिलते हैं तो वो जो यूनिट है वो क्या कहलाती है? एनापेस्ट कहलाती है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? इट इज़ अ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड। ये किसी शब्द का रेपिटेशन है। और फ्रेज या फ्रेज का रेपिटेशन हो सकता है। एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। किसी क्लॉज के बिगिनिंग में बार बार आ करके। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। इट इज़ ये है अ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी शब्द या किसी वाक्यांश का रेपिटेशन एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज। यानी कुछ क्लॉजेज हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, सक्सेसिव, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उन सभी की शुरुआत जो है किसी एक शब्द या एक वाक्यांश या फ्रेज से होती है, तो वो हमारा क्या होता है? एनाफोरा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एनास्ट्रॉफी क्या होता है? द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज एनास्ट्रॉफी। यानी कह रहे हैं कि जब आप नॉर्मल शब्दों को बदल करके क्या कर दें, उनका जो है एक द रिवर्सल, उनको रिवर्स कर दें नॉर्मल ऑर्डर को किसी सेंटेंस के वर्ड्स के, तो क्या कहलाएगा? एनास्ट्रॉफी कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए एनोनाइम देख लेते हैं क्या होता है। एनोनाइम इट इज़ अ फिक्शियस नेम। ये एक फिक्शियस नाम होता है। यूज, जिसका यूज किया जाता है व्हेन द पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर सोशल रोल। जब कोई व्यक्ति कोई विशेष सोशल सोशल रोल को क्या करता है? निभाता है। इट इज़ अ सूडोनाइम। अब आप समझ गए होंगे ये सूडोनिम होता है। जैसे कि आप आइए, जॉन गाल्सवर्दी जो आपके टीजीटी में है, वो जॉन सिन जॉन के नाम से लिखते थे। जॉन सिन जॉन। ठीक है, ये इनका क्या था? सीडोनाम था। ये इसको आप क्या और किस नाम से जानने लगेंगे आज के बाद? एनोनाइम। जब कोई राइटर, जब कोई ऑथर अपना ओरिजिनल नाम ना यूज करके बल्कि वो किसी सीडो नाइम्स या सूडो नेम से, यानी फर्जी नाम से कुछ लिखता है, कोई अच्छा काम करता है, तो वो एनोनाइम कहलाता है। इसी को हम लोग सीडोनाइम के भी या सीडोनिम के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए आगे आते हैं। बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, जुड़ जाइए और बढ़िया से जो लगे कि आपके लिए नया लिटरेरी टर्म है उसको तुरंत नोट कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ज्वाइन कर लीजिए बिना देरी किए, और उस टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एफोरिज्म क्या है? अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज एफोरिज्म। करेंगे एक शॉर्ट या पिथी इंस्ट्रक्टिव निर्देश देने वाली सेइंग को क्या कहते हैं? एफोरिज्म कहते हैं। ठीक है, कहावत कह लीजिए एफोरिज्म को। अपोलियोनियन डायनीसियन। ये देखिए क्या है भाई। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू शो द पोजिशन बिटवीन रीजन एंड इंस्टिंक्ट। करें कि ये जो शब्द है ना, अपोलियोनियन और डायनीसियन, ये जो हैं दोनों क्या के दिखाते हैं? अपोजिशन को दिखाते हैं। किस किस के बीच में? रीजन, तर्क के बीच में, और आपकी इंस्टिंक्ट के बीच में, कि आपको वो महसूस हो रहा है इसलिए आपको वो सही लग रहा है, लेकिन तार्किक दृष्टि से वो बात सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के लिए या ऐसी अपोजिशन को दिखाने के लिए हम लोग अपोलियोनियन या डायोनीसियन का यूज करते हैं। ठीक है, और वो कल्चर से भी क्या हो सकता है? अपोजिशन हो सकती है प्राइमिटिव नेचर से भी। ठीक, चलिए दे रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या? टू एवर प्रेजेंट टेंडेंसीज इन मैन। मनुष्य में मौजूद 2 टेंडेंसीज को। दिस टर्म वाज यूज्ड बाय नीत्शे। ये नीत्शे एक जो फिलोसोफर थे आपके, उनके द्वारा यूज किया गया था। फिलोसोफर है भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्ट मोरल स्टोरी। ये एक छोटी नैतिक कहानी होती है, ऑफन विथ एनिमल कैरेक्टर्स, और इसमें एनिमल कैरेक्टर होते हैं। एपिलॉग को आप फेबल से याद कर सकते हैं। फेबल जानते हैं ना, कोई ऐसी स्टोरी जहाँ पर कैरेक्टर जो हैं वो एनिमल्स हो, बात करते हो। अब इसमें बात करते हैं नहीं करते हैं वो तो नहीं लिखा है इन्होंने, एनिमल कैरेक्टर्स खाली बता दिए। फेबल में बाकायदा वो बात करते हैं। एलेगरी देखिए आप, अगर जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म,
तो फेबल भी है वो, एलेगरी भी है। एलेगरी इस सेंस में कि वो रशियन रेवोल्यूशन को दिखाती है, ठीक है, और फेबल इस सेंस में कि उसमें जानवर बात करते हैं। तो एपोलॉजी, सॉरी, एपिलॉग क्या है, एक फेबल की तरह है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके जानवर होते हैं और एक मोरल कहानी होती है, नैतिक कहानी होती है। आगे देखते हैं अपोसियोपेसिस। अपोसियोपेसिस इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस, ये एक रिटोरिकल डिवाइस है भाई। टू ब्रेक ऑफ इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, टू ब्रेक ऑफ इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के बीचों बीच ब्रेक ऑफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय राइटर्स ऑफ रियलिस्टिक कन्वर्सेशंस, और इसका यूज़ जो है ना वो किनके द्वारा होता है, रियलिस्टिक कन्वर्सेशंस में या की तरह लिखने वाले राइटर इसको करते हैं, उनके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि द राइटर्स ऑफ रियलिस्टिक कन्वर्सेशन यूज्ड विच टाइप ऑफ रिटोरिकल डिवाइस, तो हमारा आंसर क्या होगा, एपोसियोपेसिस। ठीक है, अपोसियोपेसिस। चलिए नेक्स्ट है आर्काइज्म, क्या है भाई बता दीजिए। द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलीट वर्ड, किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना जो बहुत पहले जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका, मतलब अस्तित्व में तो है, अगर ना अस्तित्व खत्म हो चुका होता तो राइटर को ना मिलता, लेकिन ये बहुत पुराना प्राचीन समय का कि जिसको लोग इस्तेमाल करना बंद कर चुके हों, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना आर्काइज्म कहलाता है। या चाहे वो ईडियम भी हो सकता है और फॉर्म या कोई फॉर्म हो सकता है, इज नोन एज आर्काइज्म, उसको आप ऑर्गाइज्म कहेंगे, आर्काइज्म। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कोई ओल्ड पुराना प्राचीन, एब्सोलीट प्रयोग से बाहर वो शब्द हो सकता है, ईडियम हो सकता है, या फॉर्म हो सकता है पोइटिक भी, या प्रोज का फॉर्म हो सकता है, ड्रामेटिक फॉर्म हो सकता है, जिसका यूज़ किया जाता था पहले लेकिन अब नहीं किया जाता, लेकिन आप उनका यूज़ प्रेजेंट में कर दें जबकि उसका प्रयोग हुए सदियां बीत गई हैं, तो वो आपका आर्काइज्म कहलाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ। आर्केटाइप क्या होता है भाई, देख लीजिए। इट इज़ एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न, ये ओरिजिनल मॉडल होता है। जैसे आप बात करिए एलेक्जेंडर पोप का जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, वो एक क्लासिकल एपिक पे आधारित है, उसका जो पैटर्न है वो वही है कि म्यूज़ को इन्वोक करते हैं, ठीक है ना, लिखने के लिए, और यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बेन जॉनसन को आप देख लीजिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, उसमें भी वो क्लासिकल पैटर्न को फॉलो करते हैं, और जो अरिस्टोटेलियन आपकी यूनिटीज़ हैं टाइम प्लेस एक्शन, उसको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये जो है ना, जो वो चीज़ है जिसपे हमने अपनी कोई किसी चीज़ को पैटर्न उससे लिया है, वो आपकी क्या कहलाएगी, आर्केटाइप कहलाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर से देख लेते हैं इसको। इट इज़ एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न, ये एक ओरिजिनल मॉडल होगा जो पहले चलता था और उसी पर आधारित हमने कुछ लिखा है ना, तो वो हमारा आर्केटाइप कहलाएगा। इट इज़ एन ओरिजिनल फॉर्म, वो ओरिजिनल जो मॉडल है ना वो आर्केटाइप का है, विच इज़ समथिंग, इट इज़ एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न। ठीक है, जो ओरिजिनल मॉडल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आर्केटाइप कहेंगे। चलिए एटिक सॉल्ट क्या होता है भाई, इसको देख लीजिए। रिफाइंड, डेलिकेट एंड पॉइग्नेंट विट इज नोन एज एटिक सॉल्ट, कह रहे हैं कि जो, जैसे कहते नहीं कि जब आप किसी के साथ मजाक करिए, किसी दोस्त के साथ में या मिलने वाले के साथ में, वो परेशान है, आप उसका मजाक उड़ाएं तो वो कहता होगा, कहते हुए सुनेंगे आप उनको कि क्यों जले में नमक छिड़क रहे हो ना, तो इसको आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि एटिक सॉल्ट वो विट है जो किसी के दुख में क्या करे और बढ़ाने का काम करे, उसको आग में घी का काम करना, ये आपका एटिक सॉल्ट होता है। रिफाइन होता है बहुत ज़्यादा, उसको रिफाइन करके मतलब बिल्कुल सटीक बोला जाए कि उस पर फिट हो जाए। डेलिकेट भी होता है, पॉइगनेंट भी होता है, और सब कुछ मिला के एक विट ये होती है कि जो आप बोले जवाब में, जब वो आपको कोई दुख की बात बता रहा हो या कोई अपनी परेशानी, तो आप तुरंत जो है एक विटी आंसर जो देंगे आपका, वो एटिक सॉल्ट का काम करेगा और ये आपको जवाब भी मिल जाएगा कि क्यों जले में नमक छिड़क रहा है भाई। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, 19-20 मिनट का वीडियो हो चुका है, थोड़ा थोड़ा अपन बढ़ाते जाएंगे। तो
आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना टीजीटी की, तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करिए, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहे हैं टेलीग्राम का, उसको भी जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी वीडियोस अपन लाएंगे सारी की पीडीएफ आपको वो टेलीग्राम में ही मिलती जाएगी। बस तैयारी अच्छी रखिए, इस बार चूकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये लास्ट चांस हो और ऐसा हो ना हो कि अगली बार टीजीटी में भी क्या कर लें, प्री और मेंस कर लें, जैसे एलटी ग्रेड में कर लिया है। तो लग जाइए नहा धो के, बहुत समय है अपने पास। फरवरी 10 हो गई, 20 दिन ये मान लीजिए, मार्च अप्रैल 60 और 20 80, और पूरा मई 110 दिन है आपके पास। अपन कोशिश करेंगे कि 100 डेज में आपका जो है कंप्लीट करा दें पूरा सिलेबस, आपका साथ रहेगा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।